गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली इट्स द डी डे और आज हमारा मेंस का एग्ज़ाम है। यस, हे गाइस, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आज एग्ज़ाम है। मेरे ख्याल से 9:30 बज चुके हैं। मेरा तो 1 बजे का शिफ्ट है, तो मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ, मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक निकलूँगी तो आराम से पहुँच जाऊँगी। फिर एक डेढ़ घंटा वहाँ पे वेट भी कर लूँगी, कोई चक्कर नहीं है। बट हाँ, ये हो जाता है कि हम पहुँच चुके हैं। तो आज जब मैं सुबह उठी ना, तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे बाहर बारिश हो रही है, बट बाहर बारिश नहीं थी। अगर बारिश होती और बादल होते तो बहुत गंदा लगता, बट हाँ शुक्र है नहीं है। और इस टाइम पे ना दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। और ठीक है, अभी इतनी नर्वसनेस नहीं होती जितनी इंटरव्यू में होती है। ये बात मैं आपको अभी बता रही हूँ, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ये बात आप लोग याद करोगे। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी हमें रिटन एग्ज़ाम देना है, वहाँ पे हमें कोई जज नहीं कर रहा, हमें लिख के आना है, ठीक है। इंटरव्यू में हमें बंदों के सामने खड़ा होना होता है, उनके सामने बोलना होता है, तो जो नर्वसनेस होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। तब आपका ना पता होता है क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पूछ लेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। पर चलो ठीक है, अभी मेंस है, तो इस बात की खुशी मना रही हूँ मैं कि अभी इंटरव्यू नहीं है और अभी इस टाइम वो नर्वसनेस नहीं हो रही। जब होगी तो देखा जाएगा। तो बस यही है। अभी एडमिट कार्ड वगैरह पे अपनी फ़ोटो स्टिक करूँगी, डॉक्यूमेंट देखूँगी पूरे हैं या नहीं, और उसके बाद निकल जाऊँगी। वैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, बस तैयार होना शुरू करते हैं धीरे धीरे। कुछ पढ़ा नहीं जा रहा। लोग बोलते हैं लास्ट टाइम तक पढ़ना चाहिए। अभी मैंने सुबह 1 घंटे का लेक्चर लगाया, बट उसके बाद अब मुझे नहीं लगता मुझसे कुछ पढ़ा जाएगा। तो चलो, जो पॉइंट लगेंगे कि हाँ रिवाइज़ करने चाहिए वो मैं रिवाइज़ कर लूँगी। उसके अलावा बाकी तो मुझे नहीं लगता मुझसे कुछ पढ़ा जाएगा। चलो ठीक है। अभी मैं मेरे दिमाग में, अभी जैसे मैं ये बोल रही थी तो मेरे दिमाग में आ रहा था सीड आइसोलेशन डिस्टेंस, वो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। बिकॉज पिछली बार मैंने नहीं किया था, पर्ल मिनट का आ गया था और मैं नहीं कर पाई थी, तो मैं आज रिवाइज़ करके जाऊँगी। गाइज, वी आर रेडी, वी आर फाइनली लिविंग। 10:30 बज रहे हैं, बट ठीक है। तो ऐसे बोल के हम निकल गए यहाँ से और हम पहुँच गए एग्ज़ाम के सेंटर। ये एग्ज़ाम सेंटर सेक्टर 82 में है और मेरा पहली बार यहाँ पे आया था एग्ज़ाम का सेंटर। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप अभी देख सकते हो बच्चे नहीं हैं, बट हम चले जाते हैं अंदर एग्ज़ाम देने। और ये है एग्ज़ाम के, ये एग्ज़ाम के पहले की क्लिप है। यहाँ पे ना मैं कुछ एक चीज़ें रिवाइज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो क्लिप भी ले लेते हैं, फिर हम एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। और ये एग्ज़ाम के बाद की क्लिप है। जब तक मैंने मेरा बैग लिया तब तक काफ़ी लोग जा चुके थे, वरना यहाँ पे 600-700 लोग थे। हे गाइस, कैसे हैं सब? मुझे पता है मैं ऑपोजिट साइड चल रही हूँ, धूप आ रही है, बट हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम। आई एम ऑन माई वे होम। और एग्ज़ाम तो भाई, एग्ज़ाम वॉज वेरी टफ़, बहुत ही ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम आया था। ठीक है, पर एक चीज़ है कि जैसे जो टफ़ एग्ज़ाम आता है ना, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा होप्स रहती हैं कि किसी को भी नहीं आता होगा, सबकी लो कट ऑफ जाएगी, ये चीज़ की खुशी होती है। बाकी एग्ज़ाम टफ़। एग्ज़ाम के बाद इट ऑल वॉज लवली और हम अपने घर चले गए वापस। बाकी मेरी हालत नहीं थी बिल्कुल वीडियो बनाने की। देखो, एग्ज़ाम तो गया हो, ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और टेंशन भी ख़त्म हो गई। इजी था, टफ़ था, वो सब चीज़ें तुम छोड़ो ना, बट पहली बात तुम ये कंसिडरेशन में लो कि टेंशन ख़त्म हो चुकी है कुछ दिनों में, कुछ दिनों के लिए। एस्पायरेंट्स की लाइफ में देखो ऐसा ही होता है, टेंशन जाती नहीं है टोटली। टेंशन कुछ दिनों के लिए ख़त्म होती है, और वो जो दिन होते हैं ना, उनका सही यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब अगर आप उस टाइम में भी टेंशन लेते रहोगे तो फिर आगे तो आपको वैसे ही पढ़ना है, तो आपका ब्रेक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कह रही हूँ कि टेंशन मत लो, 1-2 दिन यार चिल करो। वैसे मुझे पता है कि 22 तारीख को एनएससी का एग्ज़ाम है, मेरा खुद का भी है एग्ज़ाम, बट ठीक है यार, 1 दिन या 2 दिन, संडे तो बनता है ना, संडे तो बनता है ना मस्ती के लिए, तो चिल करो, ठीक है। अभी एग्ज़ाम के टेंशन में फंसे रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, पेपर के बारे में बात करें तो पेपर तो ऐसा था कि भैया करने में मज़ा आया इन द सेंस कि इतना टफ़ एग्ज़ाम था, इतना टफ़ एग्ज़ाम था, क्या बताएं। मतलब जिस सेंटर में मैं गई थी, उस सेंटर में मेरे ख्याल से 600 से 700 बच्चे थे, ईजिली 600 से 700 बच्चे थे। और
पहली बात तो मैं वहाँ पे जाके इतने बच्चों को देख के कि हाँ ये सब भी एफओ, मतलब ये सब भी एफओ की तैयारी कर रहे हैं, इतने बच्चे एफओ की तैयारी करते हो मैंने लाइफ में पहले नहीं देखे यार। कम से कम 600 बच्चा तो होगा, आई एम सो श्योर, बिकॉज वहाँ पे मैंने रो गिनी थी। तो वहाँ पे एक रो में 12, 12 नहीं 22 कंप्यूटर थे, 22 सिस्टम थे, ठीक है। और वहाँ पे मेरे ख्याल से कम भी 25 से 30 रो होंगी, ठीक है। और ये मैं वो बता रही हूँ जहाँ पे बच्चे बैठे थे, लाइक हाफ रोज में बच्चे बैठे थे, और हाफ जो था वो पूरा मतलब हमारा सेंटर था वो खाली पड़ा था। 22 वाले सिस्टम की 30 रो खाली थी और आधे में बच्चे बैठे थे। कुछ मैंने देखा था आगे 2-3 रोज में, 4-5 रोज में उस साइड भी बैठे थे। तो इतने बच्चे देख के ऐसे लगा कि हाँ वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। तो यार फिजिकल कंपटीशन जिसको देखना कहते हैं ना, दैट आई सॉ यस्टरडे। हाँ, आज मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आज मेरा एक और एग्ज़ाम है। मैं नहीं चाहती कि वीडियो जाने में देरी हो, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो बना के जाती हूँ। इट्स ऑलरेडी 7:30 AM और 9 बजे मेरे उस एग्ज़ाम की एंट्री है। मैंने पता नहीं क्यों वो फिल कर दिया। NFL का एग्ज़ाम फिल किया था, स्टोर असिस्टेंट का, बट ठीक है, मेरे से रिलेटेड कुछ भी नहीं है उसमें। नॉर्मल ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से, तो ठीक है, दैट आई डिस्कस लेटर। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे थे, ऐसा ऐसा, मतलब जो सोचा ही नहीं कभी कि एसीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। भैया ये तो एएफओ बन के पता लगेगा ना मुझे एसीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, पहले थोड़ी पता लग जाएगा। मतलब ऐसे ऐसी चीज। और एक वो पूछा था, लॉर्डोसिस बीमारी फिश में किसकी वजह से होती है। आप मानोगे नहीं, मैं फिश के डिजीज सुबह सेंटर के बाहर रिवाइज करके गई थी, बट उन्होंने वो नहीं पूछे। उन्होंने वो पूछा जो मैंने रिवाइज नहीं किया था। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर था वो, शायद से डिसऑर्डर था वो, जिस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होता है दैट इज़ कॉल्ड अ डिसऑर्डर। तो मैंने कोस्टोसिस, मैंने वो थे, वो सारे मैंने किए थे, कॉस्टियासिस डिजीज़, मिल्की वाइट डिजीज़। अगर वो पूछते तो आई वाज एबल टू टेल कि वो प्रोटोजोन की वजह से होते हैं, लेकिन नहीं, उनको नहीं पूछना था। उसके अलावा करंट अफेयर में पढ़ के नहीं गई थी। करंट अफेयर में से ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाले थे कि मैं आई वॉज बींग थैंकफुल कि मैं पढ़ के नहीं गई, क्योंकि अगर मैं पढ़ के भी गई होती तो अदरवाइज भी मुझे वो क्वेश्चंस नहीं आने थे। हो सकता है मुझे वो एक आधा क्वेश्चन आ जाता, वो जो 25 लाख 15 लाख वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें कितना लोन देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को कितना लोन देते हैं, वो एक आधा आ जाता, फंस जाता तो फंस जाता। ये शायद पीएसएल वाला फंस जाता, बट उसके अलावा मुझसे कोई और कोई भी नहीं होना था। तो आई वॉज बींग थैंकफुल कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ के इतने ज़्यादा नहीं गई थी। पढ़े थे मैंने, मतलब अगर 100% करंट अफेयर मैंने 50% पढ़े थे। ओके, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे कि वो जो इजी था ग्राउंड वाटर का, वो कितना होना चाहिए फार्मिंग के लिए, दैट वॉज स्टडीएबल, वो बुक्स में दिया था। बट देखो हम उस चीज़ को ना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन अब पता चल गया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि भाई सब कुछ वो चाहते हैं हमें कि बच्चे क्या करें, बच्चे एग्रीकल्चर का एक मिश्रण बनाएं किताबों का, और वो घोल के पी जाए। क्योंकि हम नॉन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कहीं से भी पूछ सकते हैं यार, कोई अपना वो तो रखो कि हाँ हम इम्पॉर्टेंट एरिया से पूछते हैं तो हम इन पे ही फोकस करेंगे। वो कहीं से भी पूछ लेते हैं और वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे पता है जैसा मैं बोल रही हूँ ऐसा ही गुबार हर एक बच्चे के मन में भरा है। मुझे ये बताना सब लोगों ने कितना कितना कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। और मैं बता दूँ अपने क्वेश्चंस क्या अटेम्प्ट किया ना बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ। आई वाज अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एंड रिवाइजिंग देम। एंड पहले मैंने पहले मैंने 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात, 48 क्वेश्चन या 47 या 46 क्वेश्चन ऐसे कुछ अटेम्प्ट किए थे। तो फिर मैंने रिवीजन के लिए गई, फिर मैंने कुछ जो है, मैं ओवर अटेम्प्ट कर देती हूँ, तो मैंने कुछ को कम किया कि हाँ ये मुझे नहीं आते, ये मुझे नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, तो मैंने उनको कम किया। जैसे कि एक वो क्वेश्चन था जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में कौन अपना खाना बनाता है, या कौन चीज़ें प्रोलिफरेट करती हैं, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर।
तो वो मैं उसमें पहले मैं हेट्रोफाइट्स लिखने वाली थी, हेट्रोफाइट्स नहीं हेट्रोट्रॉफ्स लिखने वाली थी, लेकिन फिर वो मुझे ऐसे लगा कि एक और था कुछ, फर्स्ट ऑप्शन कुछ और था, तो मुझे लगा स्पेशली ऑर्गेनिक मैटर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो कुछ और भी नाम हो सकता है, तो मैंने उसको अनअटेम्प्ट कर दिया। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे और एकदम से जब टाइमर बंद हो गया, ख़त्म हो गया, तो क्या हुआ कि जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद वो जो आता है ना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फ्लो में वो भी क्लिक कर दिया और मेरे को पता ही नहीं था कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। लास्ट में मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, वो मैं सबको, मेरे को पता था वो चीज़ें नहीं करनी, बट आई डिड दैट थिंग, क्योंकि उस टाइम प्रेशर इतना होता है कि आप नहीं समझ पाते कि ये जो मैं कर रही हूँ नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। आई वॉज गोइंग टू करेक्ट दैट मिस्टेक, बट टाइम बहुत कम बचा था और उस वजह से जब मैं करेक्ट करने लगी उसको तो टाइम ऑफ हो गया। वो मिस्टेक ये थी कि वो एक क्वेश्चन था कि हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन जो है वो अपने होमोजीनस पेरेंट से या होमोलोगस पेरेंट से फिनोटिपिकली अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो वो किस वजह से होती है। उसमें मेरे को तीन ऑप्शंस याद है। एक कंप्लीट डोमिनेंस की वजह से होती है, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से होती है, एक हेरिटेबिलिटी की वजह से होती है, और एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से होती है, और दो ऐसे कुछ थे, ठीक है। तो आई वॉज वेरी श्योर कि यहाँ पे हेरिटेबिलिटी ही आएगा, और मैंने हेरिटेबिलिटी कर भी रखा था। बट जब मैं रिवाइज़ करने लगी, मेरा दिमाग पता नहीं क्यों ऐसे बोलने लगा मुझे कि वो इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि उनके जो जेनेटिक डीएनए उसके पेरेंट्स के आए हैं ना, वो उसमें जाके रिकम्बाइन होंगे ना, तो ये जेनेटिकली रिकम्बाइंड होगा। और मैंने वो टिक कर दिया, और जब मुझे रियलाइज़ हुआ 1 सेकंड बाद, तब 6 सेकंड बचे थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इसको टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, और ये मिस्टेक मुझे नहीं करनी क्योंकि ये गलत हो जाएगा। देन आई सॉ द स्क्रीन एंड द टाइम वॉज 1 सेकेंड लेफ्ट, और वो पेपर उड़ गया। पर चलो, मैं इसके लिए मेंटली तैयार हूँ कि ये मेरा क्वेश्चन गलत होना ही होना है। मैंने गूगल किया था ये क्वेश्चन, तो गूगल पे ढंग से आंसर नहीं मिलता है, कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखा रहे हैं कि फिनोटिपिकली अलग दिखेगी, बट पता नहीं यार, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो उसमें क्या आएगा। वैसे तो उसमें 90% हेरिटेबिलिटी ही आना था, बट आई एम नॉट श्योर। आप बताना आपने अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो। एक और चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने ना जो क्वेश्चन लिख के आई एम सो सॉरी, जो क्वेश्चंस करके आई थी घर जाके मैंने सब लिख लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने वो चाहा है कि मैं पूरे क्वेश्चंस का डेटा बनाऊँ थे क्या क्या क्वेश्चंस। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 4 क्वेश्चन रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने मेमोराइज़ कर लिए हैं, इधर उधर से देख के, एनालिसिस देख के, एग्ज़ाम की वगैरह जो आंसर की वगैरह देख के। तो ठीक है, अगर आप चाहोगे तो हम इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। मैं वो वाले क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो मैंने किए हैं, और मैंने क्या ऑप्शन लगाया मैं वो भी बताऊंगी। उससे क्या होता है ना, उससे चेक हो जाता है कि हाँ क्या होगा। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम का टाइम भी होने वाला है। और देखो, टेंशन मत लो, जो हो गया वो हो गया। जिनको आंसर की चेक करनी है आप आंसर की चेक कर सकते हो, जिनको आंसर की नहीं चेक करनी वो मत चेक करो, ठीक है। पर्सनली मैं यही बोलूँगी कि मत चेक करो अगर तुम टेंशन नहीं लेना चाहते। अगर लेना चाहते हो तो अभी आंसर की जाके चेक कर लो, अवेलेबल हो ही गई होगी शायद, या आज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं मैसेज फाइनल यही रहेगा कि देखो, कुछ दिन का ब्रेक है, 1-2 दिन का ब्रेक है, वो ले लो, बिकॉज आगे तो पढ़ना ही है। आगे CWC की भी वैकेंसी आ गई है। इसके अलावा NSC का एग्ज़ाम 22 तारीख को है। इसके अलावा होपफुली FCI की वैकेंसी आ जाएगी। तो यहाँ सर्दियाँ मतलब कि ये वाली पूरी पैक्ड है कि हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेंगे तो पढ़ना ईजी रहेगा, बिकॉज एस्पायरेंट की लाइफ में पढ़ाई की छुट्टी कभी नहीं होती। उसकी लाइफ में थोड़े छोटे छोटे ब्रेक्स आते हैं, तो उनको चेरिश करना सीखो, इन्जॉय करना सीखो। होपफुली NSC की प्रिपरेशन सब कर रहे होंगे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।